Hello everyone, this is Dr. Ankita Awasthi, Assistant Professor Department of Zoology, AND College कानपुर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट refers to biodegradable materials originating from plants, animals, or microorganism that can be naturally decomposed into simpler substances by biological process. Any kind of waste जो भी सिंपली हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के द्वारा उसको हम डिग्रेड कर सकते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म्स, वो सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। अकॉर्डिंग टू FAO, that means Food and Agricultural Organization, organic waste includes biodegradable agricultural residues, food waste, animal manure, forestry residues, and biodegradable municipal waste that can be recycled into useful products. जो भी सारी चीज़ें जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं इजीली इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, वो सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। Nearly 50 to 60% of municipal solid waste generated in Indian towns and cities is organic and biodegradable in nature. लेकिन होता क्या है कि जब भी हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है उसमें हम ऑर्गेनिक वेस्ट और जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम एक साथ ही डिस्कार्ड कर देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है वेस्ट मैनेजमेंट में। अब हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट क्या है हमारे। हमारे सोर्स क्या है? तो पहला हमारा सोर्स है हाउस होल्ड वेस्ट, हो गया पहला हमारा। ठीक है, हाउस होल्ड वेस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी? फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स हो गए, लेफ्ट ओवर फूड्स हो गए, टी लीव्स, कॉफी ग्राउंड्स, एग शेल्स, गार्डन लीव्स, फ्लावर्स वेस्ट, ये सारी चीजें हमारी हाउस होल्ड वेस्ट के अंदर आती है। दूसरा हमारा है एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट में क्या चीजें आती हैं हमारी? क्रॉप रेजिड्यूज हो गए, स्ट्रॉ, हस्क, शुगर केन बैग्स हो गए, कॉटन स्टॉक्स, वीड्स, फार्म यार्ड मैन्योर, ये सारी चीजें हमारी एग्रीकल्चरल वेस्ट के अंदर आती हैं। जैसे कि आपने कभी कभी न्यूज सुनी होगी कि जो भी हमारा क्रॉप फील्ड होता है, जब उससे क्रॉप कट कर ली जाती है तो उसके बाद की जो क्रॉप रेजिड्यू रह जाता है उसको कुछ फार्मर्स जला देते हैं। तो वो बहुत ही हार्मफुल चीज़ है। तो ये, लेकिन वो बायोडिग्रेड हो सकती है, इसके लिए हमको डिफरेंट प्रोसेसेस को फॉलो करना होता है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है हमारी है एनिमल वेस्ट। तो एनिमल वेस्ट में क्या आता है? काउ डंग हो गया, बफेलो डंग है, पोल्ट्री लिटर है, गोट मैन्योर है, पिग मैन्योर है एंड शीप मैन्योर हो गया। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? फूड प्रोसेसिंग वेस्ट हो गया, ब्रू वेस्ट हो गए, डिस्टिलरी स्लज हो गया, डेयरी वेस्ट हो गया, फ्रूट प्रोसेसिंग रेसिड्यूज हो गए, वेजिटेबल मार्केट वेस्ट हो गया। ये सब सारी हमारी चीज़ें आएंगी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट के अंतर्गत। और नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। तो इंस्टीट्यूशनल वेस्ट के अंदर चीज़ें आती हैं हमारी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, इन सब की जो हमारे रेसिड्यूज होते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशनल वेस्ट में आते हैं। तो सोर्स क्या हो गए हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट के? फर्स्ट हो गया हाउस होल्ड वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल वेस्ट।
अब बात आती है कि व्हाई ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट मैटर्स। इसका सबसे पहला चीज है कि प्रिवेंशन पोल्यूशन। अगर हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो अनमैनेजेबल तरीके से उसको हम डिस्कार्ड करते हैं तो उससे पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो हमारा सॉइल पोल्यूशन हो, ये सारी चीजें इससे हो सकती हैं। सेकेंड इज रिकवर रिसोर्सेज, कन्वर्ट वेस्ट इनटू वैल्यूएबल कंपोस्ट बायोगैस न्यूट्रिएंट। जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है इससे हम बायोगैस हो गया या कंपोस्ट हो गया, इस तरीके की चीजें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा हो गया रिड्यूस लैंडफिल लोड्स। जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल आता है वो एक लैंडफिल को कवर करता है, तो अगर हम ऑर्गेनिक वेस्ट को अपना यूटिलाइज कर लेंगे या उसको हम किसी एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा जो लैंडफिल का एरिया है वो धीरे धीरे करके हम रिड्यूस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी एक चीज होती है कि अगर हमारा लैंडफिल है बहुत ज्यादा जिसमें वेस्ट डिस्कार्डेड है, डंप्स हैं हमारे, तो उसके आसपास बहुत सारी तरीके की बीमारियां फैल सकती हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीज बहुत सारी तरीके की हो सकती है। तो अगर हम ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हम इन डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट है। फर्स्ट वन इज कंपोस्टिंग, देन वर्मी कंपोस्टिंग, एनारोबिक डाइजेशन, इंसिनरेशन और एनर्जी रिकवरी। तो पहला हमारा आ गया है, फर्स्ट वन इज कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या होता है, कंट्रोल्ड एरोबिक डिकम्पोजिशन बाय द माइक्रोब्स। और इसमें हमें टाइम लगता है अप्रोक्सीमेट, कंपोस्टिंग में टाइम लगता है हमें 2 to 6 month। ठीक है। एंड सेकेंड इज वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन यूजिंग अर्थवर्म। जब हम ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए अर्थवर्म का यूज करते हैं तो उसे हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस में लगते हैं अप्रोक्सीमेट 45 to 90 days वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस। And the third one is anaerobic digestion। anaerobic digestion में क्या इंक्लूड होती है, बायोगैसेस, breakdown of waste by microbes without oxygen generating biogases and slurry। जब हम विदाउट ऑक्सीजन डाइजेशन करते हैं वेस्ट का तो इसको हम anaerobic digestion बोलेंगे। इसमें हमें क्या मिलता है, बायोगैसेस एंड स्लरी का फॉर्मेशन होता है। द फोर्थ वन इज एनर्जी रिकवरी और इंसिनरेशन। इसमें क्या चीजें आएंगी, कन्वर्ट, जो हमारा जो भी वेस्ट है इसको हम कंट्रोल कंबशन करते हैं वेस्ट का, जिससे हमें हीट और इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको मिल जाती है। अब नेक्स्ट वन इज व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग। हमारे वर्मी कंपोस्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होगा, जब भी हम किसी ऑर्गेनिक वेस्ट का को हम यूटिलाइज करेंगे, उसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट को मैनेजमेंट करेंगे थ्रू अर्थवर्म्स, दैट इज, तो उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। Vermicomposting is a controlled eco-biotechnological process in which selected species of earthworms are used to convert organic waste into a nutrient-rich humus-like material called vermicompost. So earthworm act as a natural bioreactors by ingesting organic matters and excreting nutrient-rich cast that enhances soil fertility. जब हम अर्थवर्म को यूज करते हैं तो उसके थ्रू जब हमारा वर्मी कंपोस्टिंग होता है तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। इसको वर्मी कंपोस्टिंग को हम वर्मी टेक्नोलॉजी, वर्मी कल्चर और बायोलॉजिकल कंपोस्टिंग के रूप में भी इसको हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा था वर्मी कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस, हमारा हिस्ट्री उसकी क्या है, अर्थवर्म वर कॉल्ड नेचर्स प्लग बाय एरिस्टोटल्स। चार्ल्स डार्विन रेफर टू अर्थवर्म एज नेचर्स सॉइल इंजीनियर। चार्ल्स डार्विन ने अर्थवर्म को नेचर सॉइल इंजीनियर्स का टाइटल दिया था।
तो मॉडर्न हमारा जो वर्मी कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो डेवलप्ड हुई थी अराउंड 20th सेंचुरी, जो मॉडर्न वर्मी कंपोस्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोर प्रिंसिपल्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। तो पहला हो गया हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस, सेकेंड वन इज ड्यूअल एजेंट एट वर्क, एरोबिक environment, optimum moisture and temperature, karst formation and neutral pH maintenance। तो सबसे पहला चीज है कि वर्मी कंपोस्टिंग इज बेस्ड ऑन द सिनर्जिस्टिक इंटरैक्शन बिटवीन अर्थवर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉरी। तो फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस है दैट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। डिकम्पोजिशन हैपेंस थ्रू द अर्थवर्म डाइजेशन एंड माइक्रोबियल एक्शंस, नॉट हाई हीट फर्मेंटेशन एज इट थर्मोफिलिक कंपोस्टिंग। सबसे पहला हमारा प्रोसेस आएगा, जो भी हमारे ड्राई लीव्स हैं या जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम एक पिट के फॉर्म में, उसको हम एक पिट में डालते हैं और उसमें हम कुछ स्पेसिफिक अर्थवर्म की स्पीशीज होती हैं उनको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो थ्रू माइक्रोबियल एक्शन एंड थ्रू अर्थवर्म डाइजेशन, नॉट वेरी हाई हीट फर्मेंटेशन, वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में धीरे धीरे बायोलॉजिकल उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। द सेकेंड वन इज ड्यूअल एजेंट्स एट वर्क। Earthworms shred, aerate and indigest the waste. Gut and soil microorganism complete the chemical breakdown। सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी हमारे लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको अर्थवर्म स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, ये एरिएशन करते हैं सॉइल में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और धीरे धीरे जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको वो अर्थवर्म के गट में प्रेजेंट अर्थवर्म की गट में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सॉइल ऑर्गेनिज्म के थ्रू केमिकली भी ब्रेक डाउन होता है। The third one is aerobic environment. Adequate oxygen must be maintained. Earthworm cannot survived in anaerobic waterlogged condition। तो जो important चीज है कि एक optimum temperature, moisture, optimum aerobic environment earthworm को provide कराना, जिससे कि earthworm proper तरीके से grow कर सके और जो भी हमारा वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। तो ऑप्टिमम हमारा मॉइस्चर होना चाहिए 60 to 70% एंड टेम्परेचर जो है हमारा 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। एंड द फिफ्थ वन इज कास्ट फॉर्मेशन। ingested waste passes through the worm gut and excreted as nutrient enriched casting। जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अर्थवर्म के गट के थ्रू पास होकर जब एक्सक्रीटेड फॉर्म में आता है वो हमारा एनरिच्ड कास्ट होता है, यानी उसमें हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं। लास्ट वन इज न्यूट्रल पीएच मेंटेनेंस। Near neutral pH 6.5 to 7.5 is sustained as earthworm are sensitive to acidic और alkaline condition। तो बहुत ही ज्यादा ना ही acidic condition होनी चाहिए earthworm की सही growth के लिए और ना ही बहुत ज्यादा ही alkaline condition होनी चाहिए earthworm की growth के लिए। ये है हमारा वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस। फर्स्ट वन इज, तो पहला हमारा काम क्या होगा, हम वेस्ट का कलेक्शन करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है कि हम वेस्ट का कलेक्शन करेंगे। सेकेंड वन इज बेडिंग एंड मॉइस्चरिंग करेंगे, अर्थवर्म इनोकुलेशन, फीडिंग एंड डाइजेशन, हार्वेस्टिंग वर्मी कंपोस्ट। सबसे पहला काम है हमारा सेग्रीगेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन कलेक्टेड एंड श्रेडेड। तो सबसे पहले हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो भी हैं उनको हम सेग्रीगेट करेंगे कि किस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम वर्मी कंपोस्टिंग के प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं या किसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अर्थवर्म की सारी स्पीशीज को हम एज अ फॉर वर्मी कंपोस्टिंग यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज होती हैं, जैसे कि इसमें हो गई रेड विगलर होती है, एक अर्थवर्म स्पीशीज होती है, और है हमारी अफ्रीकन नाइट क्राउलर, और हमारा होता है इंडियन ब्लू वर्म। ये कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज हैं अर्थवर्म की जिनको हम वर्मी कंपोस्टिंग के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। तो पहला हमारा हो गया वेस्ट कलेक्शन, हमने कर लिया। सेकंड इज बेडिंग एंड मॉइस्चरिंग। तो गुड बेडिंग शुड हैव हाई पोरोसिटी, मॉइस्चर रिटेंशन, न्यूट्रल पीएच एंड गुड एरेशन।
तो इसके लिए हम क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं? ड्राई लीव्स हो गई, कोकोनट कॉइल्स हो गए, स्ट्रॉ, श्रेडेड पेपर्स, कार्डबोर्ड, सॉडस्ट, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं बेडिंग इन मॉइस्चरिंग के लिए। अर्थवर्म इनोकुलेशन में क्या आएगा हमारा कि हमें जो भी हमारे कल्चर है वर्म का उसे हमें इंट्रोड्यूस करना है इन अ प्रिपेयर्ड वेस्ट बेड। जो हमने बेडिंग फॉर्म किया है इसको हमें अर्थवर्म की जो भी हमारी अपने कल्चर हमने फॉर्म किया है इसे हमें बेडिंग में इंट्रोड्यूस करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि मॉइस्चर शुड बी 60 to 70% एंड टेम्परेचर शुड बी 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आइडियल हो गया हमारा बिलो 35, क्योंकि अबव 35 अर्थवर्म जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और बिलो अगर हमारा 40% मॉइस्चर होता है तो अर्थवर्म कैन बिकेम इनएक्टिव, या अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी तो अर्थवर्म बिकेम इनएक्टिव। तो ये सारी चीज़ों को हमें कंसिडर करना होता है कि हमें एक ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी या ऑप्टिमम एयरेशन और ऑप्टिमम ऑक्सीजन जो हमारी है वो अर्थवर्म की सर्वाइवल के लिए क्या रिक्वायर्ड है उसे हमें प्रॉपरली उस पर ध्यान देना होता है। सो द नेक्स्ट वन इज फीडिंग एंड डाइजेशन। तो फीडिंग में फीड शुड बी प्री डिकम्पोज, सॉफ्ट, मॉइस्ट, फ्री फ्रॉम केमिकल्स। जो वर्म को हम फीड दे रहे हैं उसमें कोई भी तरीके का केमिकल या इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड प्री डिकम्पोज होना चाहिए। एंड अवॉइड क्या क्या चीजें हमें करनी है जब हम वर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए? प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, ऑयली फूड्स, सिट्रस इन एक्सेस, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, केमिकल, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपने वर्म को किन चीजों से प्रोटेक्ट करना है? एंट, बर्ड, रैट्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, डायरेक्ट सनलाइट, हैवी रेनफॉल, इन सारी चीजों से हमें अर्थवर्म को प्रोटेक्ट करके रखना है फॉर बेटर सर्वाइवल। एंड द लास्ट वन इज हार्वेस्टिंग वर्मी कंपोस्ट। जब डार्क ब्राउन, ग्रैनुलर, अर्थी स्मेल, यूनिफॉर्म टेक्सचर जब हमें उसमें दिखाई देता है अपने वेस्ट में, तब जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है वो कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है फॉर हार्वेस्टिंग। तो ये हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट वन इज वेस्ट कलेक्शन, देन बेडिंग एंड मॉइस्टिंग, अर्थवर्म इनोकुलेशन, फीडिंग, डाइजेशन एंड लास्ट वन इज हार्वेस्टिंग वर्मी कंपोस्ट। ये फेवरेबल कंडीशंस जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि टेम्परेचर शुड बी 20 to 30 डिग्री, मॉइस्चर शुड बी 60 to 70%, pH शुड बी 6.5 to 7.5, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, एरेशन एडुकेट होना चाहिए, एरोबिक बेड होना चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो अप्रोक्सीमेटली 25:1 एंड 30:1 का होना चाहिए। लाइट बहुत ज़्यादा डायरेक्टली सनलाइट नहीं होनी चाहिए, डार्क शेडेड कंडीशन प्रेफर होती है हमारे अर्थवर्म की ग्रोथ के लिए। अगर हमारा ये जो हमारी ऑप्टिमम कंडीशंस हैं अगर ये डेविएट होती हैं तो अर्थवर्म की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, रिप्रोडक्शन स्लो हो जाता है, या एक्सट्रीम अगर बहुत केसेस है, बहुत हाई हीट है या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लॉस है या एक्सेस मॉइस्चर है या फिर पीएच बहुत एल्कलाइन है या बहुत एसिडिक है, तो इस कंडीशन में अर्थवर्म सर्वाइव नहीं कर पाता है। अब ये है हमारे एडवांटेजेस ऑफ वर्मी कंपोस्ट। रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहला है कि हाई अवेलेबल इन एनपीके होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सॉरी नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, इको फ्रेंडली एंड लो कॉस्ट होता है, लैंडफिल के बर्डन को रिड्यूस करता है, फ्री ऑफ पैथोजन एंड वीड सीड्स, सपोर्ट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एनईपी गोल्स। अच्छा, एक चीज है कि न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन क्या होता है हमारे वर्मी कंपोस्ट का। तो न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन में हमारी चीजें आती हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन होगा आपका 10 to 18% कार्बन है, और नाइट्रोजन है इसमें 1.5 to 2% नाइट्रोजन है, एंड फॉस्फोरस है अप्रोक्सीमेट 0.8% to 1.5%, एंड पोटेशियम है इसमें अप्रोक्सीमेट 1 to 1.5%, कैल्शियम इज 2 to
5%, मैग्नीशियम हो गया मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा हमारा अप्रोक्सीमेट 0.5% एंड पीएच मैंने बता दिया है। तो हमारा जो भी वर्मी कंपोस्ट फॉर्म होता है इसमें ये डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। कार्बन हो गया अप्रोक्सीमेट 10 to 18%, नाइट्रोजन 1.5 to 2%, फॉस्फोरस 0.8 to 1.5%, पोटेशियम 1 to 1.8%, कैल्शियम 2 to 5%, मैग्नीशियम हो गया हमारा 0.3 to 8.8%। ये सारी चीज़ें हमें वर्मी कंपोस्ट में मिलते हैं। अब सुटेबल फीड स्टॉक फॉर वर्मी कंपोस्टिंग क्या क्या है हमारे? वेजिटेबल, फ्रूट पील्स, किचन एंड फूड स्क्रैप्स, फार्म एंड क्रॉप रेजिड्यूज, ड्राई लीव्स एंड गार्डन लिटर्स, कैटल डंग एंड एनिमल मैन्योर, श्रेडेड पेपर एंड कार्डबोर्ड्स। क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है? मीट, बोन्स, डेयरी एंड ऑयली फूड वेस्ट, सिट्रस पील्स और अनियन गार्लिक, plastic, glass and metal waste, chemically treated or pesticide-laden materials, salt, heavy or spicy food residues, disease plant material and weed seeds. एप्लीकेशंस क्या क्या है वर्मी कंपोस्टिंग के? ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, नर्सरी प्रोडक्शन, लैंडस्केपिंग, किचन गार्डन, वेस्ट मैनेजमेंट इन म्यूनिसिपैलिटीज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिकैमेशन ऑफ डिग्रेडेड सॉइल। अब अगर हम ये देखते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग वर्सेस केमिकल फर्टिलाइजर्स की दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है वो एक स्लो एंड सस्टेन रिलीज होता है, जबकि हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो फास्ट ऑफ एंड शॉर्ट लिव्ड होता है। यानी कि वो एक अपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो जल्दी रिलीज करेंगे, लेकिन उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। सॉइल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है वर्मी कंपोस्ट का? कि इम्प्रूव करती है सॉइल हेल्थ को वर्मी कंपोस्ट, स्ट्रक्चर एंड माइक्रोबियल लाइफ को भी इंक्रीज करती है। जबकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल को ओवर द टाइम खराब करते हैं। उस मोमेंट पे, उस इंस्टेंट पे तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, लेकिन ओवर द टाइम लॉन्ग पीरियड के लिए सॉइल की फर्टिलिटी को वो डिक्रीज करते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है वर्मी कंपोस्ट का? इको फ्रेंडली होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है। जबकि जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये अगर हम किसी भी फील्ड में यूज़ करते हैं तो वो रन ऑफ करके वाटर में भी जा सकते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। साथ ही जो हमारी क्रॉप है उसमें वो बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू धीरे धीरे करके इकट्ठा होता रहता है, और उस क्रॉप के थ्रू वो ह्यूमन में भी की बॉडी में भी धीरे धीरे करके वो पहुंचता रहता है। कोई भी टाइप का जो भी केमिकल है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है, अगर वो कॉन्टिन्यूसली क्रॉप में जा रहा है और उसके थ्रू ह्यूमन बॉडी में आ रहा है तो वो हमारी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। साथ ही जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं या बर्ड्स होती हैं, इस तरीके के जो एनिमल्स हैं जो उस क्रॉप या उस फील्ड के आसपास पाए जा रहे हैं, उनमें भी ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अब वर्मी कंपोस्ट जो हमारा वो लो कॉस्ट है और लोकली प्रोड्यूसिबल है, आसानी से इसको बनाया जा सकता है। जबकि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हाई कॉस्ट होते हैं, उनके लिए प्रॉपर इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर उनका फॉर्मेशन होता है। वर्मी कंपोस्ट का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को ओवर द टाइम ये इंक्रीज करता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइजर है ये एक न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस पैदा करता है। जैसे कि अगर हमने नाइट्रोजन के लिए कोई हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया तो वो नाइट्रोजन बढ़ाएगा, अगर हमने फॉस्फोरस के लिए यूज़ किया तो वो फॉस्फोरस बढ़ाएगा। इस तरीके से मे बी केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं उनके थ्रू जो भी हमारा न्यूट्रिएंट है उस सॉइल का वो इम्बैलेंस तरीके से इंक्रीज होता है। अब इस लेक्चर में हमारा की टेक अवे क्या है? जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट इज अ cornerstone of sustainable environment conservation and resource recovery. Vermicomposting offers an effective, low cost, and environmentally friendly solution for transforming biodegradable waste into nutrient rich organic fertilizers. Through the combined activity of earthworms and microorganisms, this process not only reduces waste and pollution but also enhances soil fertility, supports sustainable agriculture, and contributes to a circular economy. Its simplicity, economic viability, and ecological benefits
make vermicomposting an essential technology for household, institutions, farms, and municipal waste management system, particularly in the developing countries. So, organic waste management divert biodegradable material from landfills to its productive reuse. Vermicomposting uses earthworms and their associated microflora to convert waste into nutrient-rich vermicompost, and the success depends upon the aerobic, moist, near neutral pH and moderate temperature conditions. तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं कि हमें किस तरीके से हमें वर्मी कंपोस्टिंग को सक्सेसफुली रन करना है। अगर हमें उसको एज अ बिजनेस हमें यूज़ करना है तो हमें वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच एनवायरनमेंट है वो हमें प्रोवाइड कराना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो भी वर्मी कंपोस्ट है वो हमारा इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल है। एक कोई पेस्ट स्पेसिफिक है, जो हमारे टारगेटेड पेस्ट है उनके अलावा जो हमारे बेनिफिशियल पेस्ट्स हैं उनको हार्म नहीं पहुंचाता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो ये सारे हमारे आज के लेक्चर के कुछ की पॉइंट्स हैं कि वर्मी कंपोस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। सो ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू।